Hello everybody. In this session we are going to do some important questions as per CBSE grade 10 syllabus. तो यहां पर हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस एज पर सीबीएसई ग्रेड 10 सिलेबस कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस कवर कराया हुआ है, हालांकि टॉप 100 को मैंने एक्सीड ही कर दिया है, लगभग मेरे हिसाब से 140-150 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर सीबीएसई ग्रेड 10 सिलेबस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि a 3.5 सेंटीमीटर कॉर्ड subtends an angle of 60 degree at the center of a circle. The arc length of the minor sector. आर्क लेंथ आपको चाहिए। तो देखो यहां पर बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारे पास एक सर्कल है और एक कॉर्ड है 3.5 सेंटीमीटर का, ऐसे करके, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का। अब ये सेंटर पे देखो 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो कुछ ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री है। अब तुमसे बोला है आर्क लेंथ निकालो, यानी कि जैसे मान लो ये O है, ये P है, ये Q मान लो, ये R मान लो। तो ये तुमसे बोल रहे हैं कि आर्क PQR की लेंथ बताओ, ये बताओ, ठीक है। अब उसके लिए देखो फॉर्मूला तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, सही है। θ/360 इंटू 2πr होता है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला। अब देखो थीटा तो हमें पता है 60 डिग्रीज है यहां पर, तो 60/360 हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू हमें कुछ नहीं पता है, तो 22/7 लिख लो। अब देखो यहां पर रेडियस जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो एक छोटा सा इसमें हमें काम करना होगा। देखो अगर ये एंगल 60 है, दूसरी बात है ये दोनों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब देखो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि अगर ये वाला एंगल x है तो ये भी x होना चाहिए। तो अगर तुम ट्राइंगल OPR लो और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, तो x + x 2x + 60, 2x + 60 जो है यहां पर 180 डिग्रीज आएगा, सही है। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्रीज, सही है। x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। इसका क्या मतलब हो गया, इसका यह मतलब हो गया कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल OPR एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। तो अगर ये 3.5 है तो ये तीनों ही लेंथ्स जो हैं 3.5 होंगे, यानी कि रेडियस भी यहां पर 3.5 होगा। तो यही यहां पर क्वेश्चन में हमें करना था। अब देखो कुछ नहीं है, 2 इंटू 3.5 7 होता है, तो 7 से वो कैंसिल हो जाएगा, सही है। और फिर यहां पर देखो 6 6 36, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, तो 11/3 आंसर है। तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, तो 3.67 आएगा, ठीक है। 3.67 इज द आर्क लेंथ ओवर हेयर। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो कि डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हमें गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमें पूछा गया। अब देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है किसी भी सर्कल का, 2πr, जहां पे r इज द रेडियस, और यहां पर रेडियस ये आपको क्या गिवन है, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, तो 22/7 ही रख लो। फिर यहां पर r है -r, दैट इज इक्वल टू 37। तो ये देखो 44 - 7 एलसीएम लोगे तो 44 - 7 क्या आएगा, 37। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 37r/7 इज इक्वल टू 37। तो ये देखो कैंसिल हो गया। तो यहां पर रेडियस ऑफ द सर्कल जो आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या है, सरकमफ्रेंस निकालना है सेंटीमीटर में। तो सरकमफ्रेंस तो 2πr होगा, तो 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमारे पास आया था 7 सेंटीमीटर, ये कैंसिल करो। तो सरकमफ्रेंस इज 2 इंटू 22, यानी कि 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर आपको गिवन है, तो पेरीमीटर आपको फाइंड करना। ये बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और कई बार ये तुमसे पूछ लेते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर है, जिसे तुम जनरल लैंग्वेज में डी बोलते हैं बच्चे आजकल, हम लोग तो प्रोट्रैक्टर ही बोलते थे भाई, ठीक है। इसका डायमीटर हमारे पास है 14,
इसका मतलब रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी ये चाहिए और उसमें डायमीटर भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर, यानी 22/7 और इसमें रेडियस ऐड मल्टीप्लाई करो पाई आर, और फिर यहां पर आपको डायमीटर भी ऐड करना पड़ेगा 14। तो देखो क्या हो गया, ये आपका हो गया 22 + 14, यानी कि इसको बोलते हो 36 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई इसमें ट्विस्ट कोई टर्न है ही नहीं। चलो बस यही समझना है कि कई बार बच्चे पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल अगर निकालते हैं तो वो सिर्फ पाई आर ले लेते हैं, डायमीटर लेना भूल जाते हैं अगर ऐसा क्लोज्ड फिगर गिवन हो तो। इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन ये देते भी यही सोच कर हैं, ठीक है। चलो अब जैसे देखो, स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर partly filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rises. अब देखो सिलिंड्रिकल बीकर है या जो भी है, सिलिंड्रिकल वेसल है, तो उसमें जो वाटर जो राइज करेगा वो भी सिलिंड्रिकल इन शेप होगा। तो उस वाटर यानी जितना जो पानी ऊपर आ गया उसका वॉल्यूम भी तो सिलेंडर के फॉर्मूले से आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, अब देखो डायमीटर क्या गिवन है सिलिंड्रिकल वेसल का 36, तो रेडियस होगा 18, सो पाई आर स्क्वायर। हाइट हमें फाइंड करना एच। अब ये किस चीज के इक्वल होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब यहां पर देखो डायमीटर 18 है तो रेडियस हो जाएगा 9, तो 9 का क्यूब यहां पर आएगा, ठीक है। अब बस इसको कैंसिल करो, देखो पाई इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फिर देखो 9 2s are 18 हो जाएगा, फिर देखो 9 2s are 18 हो जाएगा और 2 × 2 जो है 4 हो जाएगा, सही है। और यहां पर फिर क्या हो जाएगा 3 3s are 9। तो इसका मतलब हाइट जो क्या है, जो राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर 3 सेंटीमीटर आंसर होगा। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो, अगर उस कहीं पर कोई ट्विस्ट कुछ गलत अगर हो गया हो, हालांकि नहीं है, मैं फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहता हूं, ठीक है, कि कहीं पर कुछ एरर हो गया तो, ठीक है गाइस। चलो उसके बाद देखो द रेशियो ऑफ द रेडियस and the height of the largest cylindrical cone that can be cut out from a cube of edge this। यानी तुम्हारे पास एक क्यूब है, देखो इस तरह से कोई क्यूब है तुम्हारे पास, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर लार्जेस्ट तुम कोन जो डालोगे तो कुछ ऐसा होगा। ये देखो परफेक्ट फिगर तो 3D में समझ जाओ, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब तुमसे बोला गया है रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन। अब यहां पर देखो ये बिना मतलब के उन्होंने एक ऐसा टेढ़ा सा एक वैल्यू दे दी है, इसका काम ही नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट, मान लो कि ये हाइट जो एज ऑफ द क्यूब है वो मान लो 2x है, एज 2x है, तो भाई ये भी 2x हो जाएगा, समझ गए यहां तक, ये भी 2x होगा। अब तुमसे पूछा है रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट। अब देखो ये डायमीटर ऑफ द कोन भी तो 2x के इक्वल होगा, तो उसका रेडियस हो जाएगा x, रेडियस हो जाएगा x, सही है। अब हाइट ऑफ द कोन यहां पर क्या होगा, हाइट ऑफ द कोन तो इस क्यूब के एज के इक्वल होगा, तो वो भी हो जाएगा 2x, वो भी हो जाएगा 2x। तो यहां पर x/2x आंसर है, यानी कि 1:2 इज द रेशियो, 1:2, ठीक है। अब चाहे यहां पर 3.67 हो या कुछ भी हो, उससे हमें मतलब है ही नहीं, वो उन्होंने बस ऐसे ही दे दिया है। आई होप दैट इज क्लियर। चलो फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन ये ले लो कि मोड एंड मीन इज गिवन बाय 7 और 8 रेस्पेक्टिवली, तो हमें मीडियन निकालना है। तो इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इस पे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो एक एमसीक्यू, है ना। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, सही है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अब यहां पर देखो मोड जो है 7 गिवन है,
मोड 7 गिवन है यहां पर, हमें 3 मीडियन चाहिए, मान लो इसको x लिख लेता हूं, मुझे लिखना नहीं है बार बार, तो ये 3x होएगा माइनस, और फिर यहां पर देखो मीन भी गिवन है 8, सो 2 इंटू 8, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करोगे, ये 16 प्लस 7 ये इधर चला जाएगा, तो 16 प्लस 7 क्या होगा 23, तो 23/3, तो यहां पर मीडियन क्या हो जाएगा बताओ 23/3, बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये क्वेश्चन जो है नहीं हो पाएगा फिर, है ना। चलो अब देखो एक क्वेश्चन ये है एमसीक्यू के लिए, कि यहां पर आपके पास एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, तुमसे बोला है सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मोडल क्लास, यानी मोडल क्लास इंटरवल निकालो और मीडियन क्लास इंटरवल निकालो और उन दोनों के लोअर लिमिट्स का सम बताओ, ठीक है। तो मोडल क्लास इंटरवल तो वही होगा द क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 10, 15, ये है तुम्हारे पास, ठीक है 20, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, तो यानी कि 15, 20 ये तुम्हारा क्या है 15 to 20 ये तुम्हारा मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। अब मीडियन क्लास इंटरवल निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, सबको पता है कैसे करना होता है, तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां निकाल लेते हैं, तो ये तो 10 है, अब ऐड होता जाएगा 10 प्लस 15 25 हो जाएगा, 25 प्लस 12 37, फिर देखो 37 प्लस 20 अगर करोगे 37 प्लस 20 57 हो जाएगा, 57 प्लस 9 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi, जिसको तुम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हो। अब मीडियन क्लास इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं n/2 निकालते हैं, तो n/2 यहां पर क्या है 66/2 33। अब मीडियन क्लास इंटरवल कौन सा क्लास इंटरवल होता है, द क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, तो क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 33 यहां पर क्या है बताओ 37, तो यानी कि यहां पर मीडियन क्लास इंटरवल कौन सा हो गया 10 to 15, 10 to 15। अब इन दोनों के इन्होंने पूछ रखा है इन दोनों के लोअर लिमिट्स का सम बताओ, यानी 15 का और 10 का, तो 15 और 10 का सम हो जाता है 25, ये क्वेश्चन हो गया आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप दैट इज क्लियर। चलो और भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, इसके जगह पर अगर मान लो आपको लिखा है एक क्वेश्चन लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास सपोज लिखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब, लार्जेस्ट क्यूब which can be cut out from a sphere of radius 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब विच कैन बी कट आउट फ्रॉम अ स्फेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेडियस 1 सेंटीमीटर का आपके पास एक स्फेयर है, उसमें से जो लार्जेस्ट क्यूब तुम जो कट आउट कर पाओ उसका वॉल्यूम तुमसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड बोलूंगा बोर्ड के हिसाब से, वैसे बेसिक ही है कि जैसे देखो मैं उसको फिगर पहले बनाता हूं, पहले क्यूब ही तुम्हें बना दूं ताकि समझ में आए, ठीक है। एक क्यूब है तुम्हारे पास, मतलब क्यूब पहले नहीं था, पहले तो बेसिकली एक स्फेयर है इस तरीके का, देखो ये थोड़ा सा रफ है तो समझो ये ऐसे ज्वाइंटेड है, ज्वाइंट है यहां पर, तो कंफ्यूज ना हो। तो एक स्फेयर है, उसमें से तुम एक क्यूब को कट आउट कर रहे हो, अंदर से कट आउट कर रहे हो, तो उस क्यूब का वॉल्यूम निकालना, और ये क्यूब क्या है लार्जेस्ट क्यूब है। तो यहां पर समझो कि अगर स्फेयर का जो डायगोनल तुम ले लेते हो, स्फेयर का डायगोनल, अगर मान लो एज ऑफ द स्फेयर x है, ठीक है, अगर एज ऑफ द स्फेयर x है,
तो डायगोनल ऑफ अ स्फीयर या फिर लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द स्फीयर वो क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ x। कई बार मैंने इसको प्रूव किया है, ठीक है। अब तुम देखना, अगर ये क्यूब लार्जेस्ट है, इस स्फीयर से लार्जेस्ट क्यूब कट आउट किया गया है, तो क्या डायगोनल ऑफ द क्यूब जो है इस स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा। डायमीटर यहां पर क्या होगा, 1 × 2, क्योंकि रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 हो जाएगा। तो बस यही आपको समझना है यहां पर। अब यहां पर देखो एज ऑफ द क्यूब क्या होगा, 2/√3, 2/√3 सेंटीमीटर। सही है। अब आपके पास एज पता है तो तुम वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा, 2/√3 का होल क्यूब। 2/√3 का होल क्यूब, इसको तुम लिख सकते हो 8 अपॉन, अब √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3। सही है, 3√3 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो भी अगर ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर दो। यू हैव टू वर्क एज पर दी ऑप्शन, ठीक है। वैसे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी मतलब तुम्हें आंसर लाना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर मैं ये बोलूंगा कि डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनलाइज कर दो। तो यहां पर अगर रैशनलाइज करोगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8√3 डिवाइडेड बाय √3, और एक और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 3 होगा, और 3 3 = 9, तो 8√3 अपॉन 9 सेंटीमीटर क्यूब, अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज हमने कर दिया तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्टेड बोलो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब एक जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे तुम्हारे पास जैसे 2 डाइस को तुम थ्रो कर रहे हो, 2 डाइस हैं तुम्हारे पास, ठीक है, उनको तुम साइमल्टेनियसली तुमने थ्रो किया, या फिर एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया, तो तुम्हें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 हो सकते हैं, ये सबको पता है। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स को शॉर्ट में नॉस ऐसे लिख देते हैं, नंबर्स ऑन द डाइस इज प्राइम, ठीक है, कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे सोचो, तो कैसे सोचेंगे, अब ये तुमको जरूरी नहीं है कि तुम सारे आउटकम्स यहां पर लिखो, ठीक है, तुम और दिमाग से भी सोच सकते हो। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 आया, तो पहला क्या है, 1 1 है, तो 1 × 1 करोगे तो वो तो 1 आएगा, 1 नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है। 1 × 2 करोगे तो देखो 1 × 2 करोगे, ये प्राइम है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 होगा, 2 प्राइम है। 1 × 3 भी इनका प्रोडक्ट भी प्राइम आएगा, 3 प्राइम है। लेकिन 1 × 4 नहीं आएगा, क्योंकि 1 × 4 4 होगा, तो वो प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। तो 1 × 5 जरूर आएगा, 1 × 5 आएगा। अब 1 × 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 प्राइम नहीं है। वैसे ही देखो 2 1 आएगा, 2 1 आएगा, क्योंकि वो प्राइम है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट प्राइम है। 2 1 नहीं आएगा। अब देखो 2 1 आएगा, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट 2 जो है एक प्राइम नंबर है। अब 2 के कैटेगरी में कोई नहीं आएगा, क्योंकि देखो 2 2, क्योंकि तुम 2 से मल्टीप्लाई किसी भी और नंबर को कर दोगे तो वो प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 नहीं आएगा। वैसे ही 3 1 के कैटेगरी में 3 1 तो आएगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर है, 3 1। 3 2 नहीं आएगा, 3 3 3 4 3 5 3 6 नहीं आएगा। 4 1 4 के कैटेगरी में कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 खुद प्राइम नहीं है, तो उसको अगर किसी से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो प्राइम थोड़ी रहेगा, तो 4 के कैटेगरी में कुछ नहीं आएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 के कैटेगरी में आएगा। देखो 5 1 प्राइम होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, प्राइम आएगा। फिर उसके बाद 5 के कैटेगरी में अगर 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 कोई प्राइम नहीं है। 6 के कैटेगरी में भी कोई प्राइम आ ही नहीं सकता, क्योंकि 6 खुद प्राइम नहीं है। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 कोई प्राइम है ही नहीं। तो कितने आ गए, देखो 6 आ गए। इनको काउंट करके तुम फिर से चेक कर सकते हो, 6 आउट ऑफ 36 यानी 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब इसको फिर से चेक कर लो, फिर से एक बार चेक करो। 1 के कैटेगरी में देखो 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, 1 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 × 1 प्राइम नहीं है, वो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट हो गया। 1 जो है नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट होता है। तो 1 2 1 3
1 4 नहीं आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 नहीं आएगा, ठीक है। फिर 2 के कैटेगरी में 2 1 आएगा, बाकी फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 नहीं आ सकता। 3 के कैटेगरी में 3 1 आएगा, फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 नहीं आ सकता। 4 के कैटेगरी में कोई नहीं आ सकता क्योंकि 4 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 4 खुद प्राइम नहीं है, ठीक है। 5 के कैटेगरी में सिर्फ 5 1 आएगा, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 वो सारे उन सब का प्रोडक्ट प्राइम नहीं होगा। 6 के कैटेगरी में कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि 6 खुद प्राइम नहीं है। तो कितने हो गए देखो, 6/36 या 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई, अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है। फिर इसी केस में मान लो डाइस के, 2 डाइस के केस में पूछ लिया कि सम ऑफ द नंबर्स। अब इस पे कितने भी क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। ऑन द डाइस is a perfect square, is a perfect square, ये अगर आपसे पूछ लिया गया तो कैसे होगा। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कितने हो सकते हैं, मिनिमम सम तो देखो 1 + 1 2 होता है और मैक्सिमम सम 6 + 6 12 होता है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर 2 से लेके 12 तक में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। 1 1 * 1 नहीं होगा, 2 2 * 4 3 3 * 9, बस यही हो सकता है, ठीक है। 1 1 * 1 नहीं होगा, 2 2 * 4 3 3 * 9 4 4 * 16 नहीं हो सकता। तो बस 4 और 9 के लिए देखो 4 कहां पर आएगा, पहली बार 4 कब आएगा 1 3, ये फर्स्ट टाइम 4 यहीं से आएगा। अब इसको इंक्रीज करो 2 3, अब इसके आगे नहीं बढ़ा सकते, और इसको डिक्रीज करो, 1 से डिक्रीज करो। तो 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें सम 4 है। अब सम 9 देखो, तो पहली बार सम 9 कहां पर आता है 3 6 में, इसको इंक्रीज कर दो 4 5 6, अब फिर इसको डिक्रीज करो यानी कि 5 4 3, इन सब में क्या है सम 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 3 इधर हो गए और फिर 4 इधर हो गए, 4 3 7, तो 7/36, इसको चेक कर लो। तो इस तरीके से सोच सकते हो। तो सीबीएसई ग्रेड 10 में तो इतने ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा मतलब अब ऑब्वियसली कोई आ जाए तो फिर कल को ये नहीं बोलना कि सर आपने नहीं बोला था, मतलब अगर वो लॉजिक का लेवल तो इतना ही, थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए कहीं पर, है ना, वो सारे मैंने करवाए हैं, सम के, प्रोडक्ट के, ये सारी चीजें जो मैंने पहले भी करवाई हुई हैं। तो अगर मान लो कि ये तो दो डाइस था, अगर मान लो तुम्हारे पास 3 डाइस है, तुम 3 डाइस को एक साथ वो कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, या एक डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ट्रिपलेट। Probability of getting a triplet when you throw 3 dice simultaneously। अब 3 डाइस के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी मैंने आपको पहले भी बताया है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे देखो 3 डाइस, ठीक है, इसके लिए 6 पॉसिबल आउटकम्स, इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बताओ, 6 × 6 × 6 यानी 216। अब ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 1 1 तीनों पे सेम ही आउटकम हो, तो 1 1 1 लो, 2 2 2 लो, 3 3 3 लो, इस तरीके से। तो 6 ट्रिपलेट्स पॉसिबल, तो 6/216, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करो 1/36, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से अगर 2 डाइस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट पूछ लिया जाए, 2 डाइस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, तो डबलेट देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 डबलेट्स आ सकते हैं, और 2 डाइस के केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, और फिर से अब हम न्यू ईयर में, ऑब्वियसली अब बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारे पास मतलब बोर्ड्स के लिए नहीं है, तो हम लोग 1 शॉर्ट रिवीजन चैप्टर बाय चैप्टर फिर से करेंगे, ठीक है। चलो, so that's all we needed to discuss over here guys on the Infinity Learn class 9 and 10 YouTube channel. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn class 9 and 10 YouTube channel, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is being discussed in live sessions you can get the PDF of them. That's all. We'll meet in the live session guys. Bye bye, take care everybody.